हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो है सीटीपी का प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 मैंने कराया है और अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। देखिए, अब सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है जैसा कि आप सभी को पता है, और मैंने पहले बता दिया है कि अब जो है यूपी टेट की बारी है। तो अब आपको यूपी टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वो भी ज़ोरों शोरों से। तो मैं आप सभी के लिए सीटीपी का जो है प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ अभी, और कुछ दिन बाद हिंदी का लाऊंगी, ईवीएस का लाऊंगी। ऐसे करके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ताकि इससे क्या होता है ना कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। क्योंकि एक साथ 1 घंटे 2 घंटे का जो सेशन होता है वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपके सामने ला रही हूँ, जिससे कि आप इजीली उसको पढ़ सकें और समझ सकें। इससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में, और क्वेश्चन भी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं यूपी टेट में। सीटेट और यूपी टेट का क्या डिफरेंस होता है क्वेश्चन में, ये सारी जानकारी आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं आज का सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है कब से? गर्भकाल में, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। देखिए, ये जो है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जो किया जाता है वो जन्म से ही किया जाता है। कब से किया जाता है? जन्म से ही किया जाता है, जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि मस्तकधुमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकधुमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि या संशोधन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संशोधन। ऑप्शन नंबर डी, संशोधन। देखिए, मस्तकधुमुखी एवं निकटता से दूर का क्रम संशोधन क्रिया का अंग है। इस क्रिया का संशोधन द्वारा समस्या को हल किया जाता है। जो ये क्रिया होती है इसको संशोधन द्वारा हल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। लड़का पैदा होने के लिए जो क्रोमोसोम्स है वो कौन सा है? कौन सा क्रोमोसोम्स उत्तरदायी है? XX, XP, XY, CX। तो इसका आंसर हो जाएगा XY। इसका आंसर हो जाएगा XY। लड़का के पैदा होने के लिए XY जो क्रोमोसोम्स है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है। देखिए, आप सभी को शायद पता ही होगा कि मानव में सामान्यतः 23 जोड़े, कितने? 23 जोड़े 23 जोड़े क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, तो 23 × 2 = 46 हो जाते हैं गुणसूत्र। जिसमें से 22 जोड़े जो हैं, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों में समान होते हैं। 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो पुरुषों में और महिलाओं में समान होते हैं। ठीक है। और लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है वो जो जोड़ा होता है वो भिन्न होता है। यह महिलाओं में XX तथा पुरुषों में XY होता है। इस गुणसूत्र के कारण मानव में लिंग का निर्धारण होता है। तो जैसे XY जब मिलता है तो लड़का पैदा होता है, और XX क्रोमोसोम्स जो मिलते हैं तो वो उससे लड़की पैदा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, पशु। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव और अजैव। जैव और अजैव। पर्यावरण का तात्पर्य जो है वो ऊपरी आवरण से है। ठीक है। अतः वे सभी तत्व जिनमें हम चारों ओर से घिरे हुए हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत आता है, और इन तत्वों में जैव एवं अजैव दोनों सम्मिलित होते हैं। जैव और अजैव दोनों सम्मिलित होते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा खेल। खेल जो है वो सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। देखिए, थॉर्नडाइक ने इस संबंध में वृहत अध्ययन किया है, बहुत बड़ा अध्ययन किया है, और उसने बताया है, उसने सीखने के तीन नियम बताए हैं। पहला नियम है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है तत्परता का नियम। ये सीखने के नियम में सम्मिलित हैं, जबकि खेल जो है वो सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। और ये तीनों नियम किसने दिए हैं, अभी मैंने बताया है, और आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसने दिया है ये तीनों नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? कौन सी है, कौन सी अवस्था है शैशवावस्था मानव की, कौन सी प्रमुख अवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अवस्था है शैशवावस्था। मानव की जो प्रमुख चरणबद्ध अवस्था है वो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 4 अवस्थाएं हैं। पहला कौन सा है, शैशवावस्था। दूसरा अवस्था जो है वो कौन सा है, तो वो है बाल्यावस्था, दूसरा बाल्यावस्था है, और तीसरा जो है वो किशोरावस्था है, किशोरावस्था, और चौथा जो है वो है प्रौढ़ावस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपना अवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बचपना अवस्था। बालक के जो व्यक्तित्व का विकास होता है, जो नींव पड़ती है वो बचपना अवस्था में पड़ती है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए, सीटेट हो चाहे यूपी टेट, पियाजे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइए पियाजे को अच्छे से पढ़ कर जाइए। तो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है संवेदनशीलता, बुद्धि या विकास की अवस्था। पहली जो अवस्था है वो संवेदनशीलता, बुद्धि विकास की अवस्था। ये जो है इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। ये है पहली अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संकाय अवस्था। इसकी जो एज होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त संकाय अवस्था। इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। चौथी अवस्था होती है औपचारिक बोल लीजिए या फिर अमूर्त संकाय अवस्था। इसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। अगला प्रश्न है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का या शब्दों का? तो आंसर हो जाएगा शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम सबसे पहले शिशु किसका अनुकरण करता है? तो शब्दों का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है।
किसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। देखिए पीयूष ग्रंथि जो है वो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। कितना होता है? एक मटर के दाने जितना होता है इसका आकार। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार जैसा दिखाई देता है और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा में जो है ढका हुआ है उससे, पीयूष ग्रंथि, और इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बालक की प्रथम पाठशाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से? तो आंसर यही हो जाएगा कि सभी से। बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। बालक अपने परिवार का सदस्य होता है, फिर वह विद्यालय जाता है, वहाँ सीखता है तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिकरण के जो है महत्वपूर्ण अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराना व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वो नवीन परिणाम से होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा? हम करके सीखते हैं किसने कहा? डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन, कॉल्स ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्पसन। सिम्पसन ने अधिगम क्रिया पर बहुत ही शोध किए हैं तथा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य करके उसके अनुभव द्वारा सीखता है, और ये बिल्कुल सही बात है। करके ही जो व्यक्ति है वो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या बालक है। कौन सा बालक है जो समस्याग्रस्त है, उसको समस्या बालक कहेंगे? तो इसका जो ऑप्शन है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, या इनमें से सभी? तो बिल्कुल ये इनमें से सभी जो है समस्या बालक हैं। चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, माता पिता का कहना ना मानने वाला बालक, ये सभी समस्या बालक हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर? आंसर हो जाएगा परिवार पर। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य किस पे निर्भर करता है? परिवार पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े बालक को। देखिए हस्तशिल्प की शिक्षा पिछड़े बालकों को देना चाहिए क्योंकि पिछड़े बालक आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और हस्तशिल्प जो है उसकी जो शिक्षा ग्रहण करने पर व्यावसायिक कौशल का प्रयोग कर आर्थिक विपन्नता से वो दूर हो सकता है। इसलिए जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो पिछड़े बालक को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। निरीक्षण प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है किस चीज़ से है? संज्ञानात्मक से है, सह संज्ञानात्मक, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। व्यापक शब्द में संपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है जिसमें संज्ञानात्मक तथ्य तथा उनके सहायक व सह संज्ञानात्मक तथ्य तथा उनके सह संज्ञानात्मक तथ्य दोनों आते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिबाधित। ब्रेल लिपि का निर्माण दृष्टिबाधित बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए किया जाता है। इसका जो निर्माण है वो 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में हुआ था। और किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था इसका निर्माण। लुई ब्रेल ने कब किया था? 1821 में किया था ब्रेल लिपि का निर्माण। और यह किसके लिए है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा? गैसल, वॉल्टन, टर्मन, डॉक्टर माथुर। इसका आंसर हो जाएगा टर्मन ने कहा है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है? तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो कौशल से प्रेरित होता है, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से या बुद्धि से। तो आंसर हो जाएगा बुद्धि से। मनुष्य का व्यवहार बुद्धि से प्रेरित होता है, वह बुद्धि के द्वारा ही अपने व्यवहार को दूसरों के साथ समायोजित करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के संवाद के करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता, संचारकर्ता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण। व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वे दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। देखिए, प्रकृतवादी रूसो के अनुसार शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब वह छात्र केंद्रित हो। किसके अनुसार? रूसो के अनुसार। रूसो कहते हैं कि शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब वह छात्र केंद्रित हो। आंसर यही होगा इसका, छात्र केंद्रित। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक्चुअली देखिए, आप सोचते होंगे कि थोड़े और क्वेश्चन बढ़ जाते तो सही होता, पर क्या होता है ना कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक साथ करना आई थिंक बोरिंग सा हो जाता है वो चीज़। इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ ताकि आप बोर ना हो सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।